फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो अच्छे लगे, यह क्वेश्चन अच्छे लगे आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा नाम से, टैगा नाम से, सवाना नाम से, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम बोलते हैं टुंड्रा नाम से। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, टुंड्रा। अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? जो शंकुधारी टाइप के वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, उप आर्कटिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। जो शंकुधारी वन होते हैं आपके वो शीत और शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन और घास स्थल वन। तो जो भूमध्य रेखा है या उसको उष्णकटिबंधीय रेखा भी बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट जो वन पाए जाते हैं वो होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है? मीन्स किस क्षेत्र के चारागाह जो होते हैं, क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र के जो चारागाह होते हैं उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस क्षेत्र के जो चारागाह है उसको वेल्ड के नाम से जाना जाता है? कनाडा के, दक्षिण अफ्रीका के, आयरलैंड के और ब्राज़ील की। जो वेल्ड जो चारागाह है वो आपका दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका का जो चारागाह है उसको हम वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? वेल्ड, प्रेयरी, लानोज, स्टेपीज। तो निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो आपका प्रेरीज। इनको क्या बोला जाता है? जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या घास की भूमि है उनको बोला जाता है प्रेरीज। इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, प्रेरीज। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? कंपोज, वेल्ड, शवाना और लानोज। तो इसमें से जो वेल्ड जो है घास का मैदान वो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका बी पार्ट, वेल्ड। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं पंपास, डाउन्स, स्टेपी और प्रेरीज। तो जो ये प्रेरीज जो घास के मैदान है वो है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, प्रेरीज। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को, विषुवतीय प्रदेश को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को और सवाना प्रदेश को। तो जो मानसूनी प्रदेश है उसको कहा जाता है विकास का प्रदेश, क्योंकि वहाँ बारिश होता रहता है टाइम टाइम से, तो वहाँ की फसलें ज़्यादा होती हैं, कृषि अच्छी होती है, इसलिए उसको विकास वहाँ ज़्यादा होता है, तो उसको विकास का प्रदेश कहा जाता है मानसूनी प्रदेश को। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? जो मानसूनी प्रदेश हैं उसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज उत्खनन। तो जाहिर सी बात है उनका मुख्य आधार होगा कृषि, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छे से बारिश होती है तो वहाँ खेती ज़्यादा होती है, तो उसका मुख्य आधार कृषि होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। आज का 10वां क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? टुंड्रा प्रदेश में, सवाना प्रदेश में, टैगा प्रदेश में और भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तो जो सवाना प्रदेश है उसमें क्या होता है कि गर्मी की ऋतु में भी सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? वो कौन सा प्रदेश है जिसको शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो वो वहाँ क्या रहता है कि 12 मास सालों साल वहाँ पर मरुस्थल, वहाँ बर्फ गिरा रहता है। तो उसके ऑप्शन है सवाना प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। तो उसको बोला जाता है हम जो शीत मरुस्थल है उसको बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। जो टुंड्रा प्रदेश होता है वहाँ क्या होता है कि सालों साल वहाँ हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका शीत मरुस्थल हो गया, टुंड्रा प्रदेश को बोलते हैं। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिम आच्छादित रहता है? ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। सवाना प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। तो क्या है कि इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, टुंड्रा प्रदेश। क्योंकि टुंड्रा प्रदेश जो होता है सालों साल हिम से आच्छादित रहता है, बर्फ से ढका रहता है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश,
भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। जो पेंगुइन पक्षी है वो क्या होती है कि बर्फ जहाँ गिरी रहती है वहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? टुंड्रा प्रदेश में, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है कि सालों साल बर्फ गिरा रहता है, बर्फ ही ढका रहता है। इसका आंसर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट टुंड्रा प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? जो ऐसे विभिन्न फलों का उत्पादन जब व्यापारिक लेवल पर किया जाता है उनको बेचने के, उसको कमाने के लिए में, तो उसको क्या बोला जाता है? उस पर्टिकुलर को एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, हार्टिकल्चर और मेरीकल्चर। तो व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हॉर्टिकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको स्टार लगा लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, बागवानी कृषि व्यापक है नील नदी घाटी में, कैरेबियन क्षेत्र में, कैलिफोर्निया में और मिसिसिपी घाटी में। तो जो बागवानी कृषि व्यापक है आपको कैरेबियन क्षेत्र में है, कैलिफोर्निया क्षेत्र में है, तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फेमस कोयला क्षेत्र है, वो किस देश में स्थित है? रूस में, कजाकिस्तान में, पोलैंड में, यूक्रेन में। तो कुजबास जो कोयला क्षेत्र है आपका ये रूस में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट रूस। अगला क्वेश्चन आज का 17वां क्वेश्चन है, ढाका का प्राचीन काल में नाम किस लिए प्रसिद्ध है? जो ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। तो जो ढाका जो प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? जूट के लिए, मलमल के लिए, हीरा के लिए, चावल के लिए। तो ढाका जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध था वो मलमल के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट मलमल। अगला क्वेश्चन है, वियोनस आर्ट्स निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? डेयरी पदार्थ और मांस, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। जो वियोनस आर्ट्स है जो ये डेयरी पदार्थ और मांस के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? निम्न में से कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ है? इसके ऑप्शन है मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर। तो जाहिर सी बात है इन चारों में सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा एडवांस जो देश है आपका सिंगापुर है, तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट सिंगापुर, जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड देश है, औद्योगिकृत देश है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण नदी है? मिसिसिपी नदी, कांगो नदी, राइन नदी, ये सभी। जो राइन नदी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, जो राइन नदी है बहुत ही फेमस, बहुत ही बिजी स्टेट है, जो आंतरिक जल हेतु यातायात हेतु उपयुक्त महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? निम्नलिखित द्वीप में से किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आंतरिक जलमार्गों का विकास हुआ है? दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में या यूरोप में? तो ये आपका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यूरोप। जो यूरोप देश है उसमें सबसे ज़्यादा आंतरिक जलमार्ग का विकास हुआ है व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है वो कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है, कुछ लोग समझते हैं कि सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह जो होता है, जैसे मानिए सूर्य है, तो जिसको सबसे नज़दीक ग्रह होता है आपका क्या होता है? बुध। उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी होता है। तो लोगों को लगता है कि बुध जो है वही सबसे गर्म हुआ क्योंकि सूर्य के सबसे पास है, लेकिन इसका आंसर बुध नहीं होता है, इसका आंसर होता है शुक्र। इसका आंसर होता है शुक्र, क्योंकि जो शुक्र है वो आपका थोड़ा सा चंद्रमा सूर्य से ज़्यादा दूर है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा गर्म है और चमकीला रहता है। वहाँ पर CO2 की ज़्यादा मात्रा भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, इसलिए भी वो गर्म रहता है ग्रह। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी शुक्र। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है? पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी। जो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है आपका बुध है, तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट बुध। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया वो क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, कंटिन्यूसली रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको स्टार लगाते हैं 5-6 स्टार लगाते हैं। पूछता है कि 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछता है कि
किस किस तारा को हम सुबह का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा के नाम से जानते हैं? तो शनि, शुक्र, बृहस्पति या बुध। इसमें जो शुक्र ग्रह है, जो आपका शुक्र ग्रह है, जो पृथ्वी के इसको पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है लगभग लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, पृथ्वी के पास भी है। तो इसको शुक्र को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं शुक्र के। इसे सुबह का तारा, शाम का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जिसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ये देखिए, भी इसका भी आंसर वही होगा, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका आंसर जो हो गया आपका शुक्र। जो शुक्र ग्रह है वो हमेशा चमकता रहता है, बहुत चमकीला ग्रह रहता है, इसलिए उसके सौंदर्य बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसलिए उसके सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। क्या जो आंसर हो गया आपका डी पार्ट हो गया, शुक्र। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र। तो जो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है आपका वो अगेन हो गया शुक्र। शुक्र ग्रह है सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जब सूर्य, एक दो चीज़ें होती हैं, जब क्या है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक ऐसा समय आता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक होती है, एक समय ऐसा आता है कि सूर्य से सबसे दूर होती है। वही पूछता है कि जो सबसे अधिकतम दूरी होती है वो किस डेट को होती है, किस महीने में होती है, उसका क्या नाम है? वही 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सूर्य से अधिकतम दूरी जो होता है आपका, ये जनवरी में होता है, वो 3 जनवरी को होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, स्टार लगा लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 जनवरी क्या है? वो 3 जनवरी का जो डेट होता है उसमें क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते सबसे अधिकतम दूरी पे होती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका क्या हो गया, बी पार्ट, जनवरी। जनवरी माह में सबसे दूर पे होती है 3 जनवरी को। उसको बोलते हैं पर्टिकुलर, उस जगह समय को बोलते हैं हम अपसौर। जो सबसे अधिकतम दूरी पर होती है उसको अपसौर बोलते हैं, जब न्यूनतम दूरी पर होती है उसको उपसौर बोलते हैं। अगर देखेंगे इसका आंसर हो गया आपका जनवरी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी किस डेट को होती है? अब डेट यहाँ पूछ रहा है। 3 जनवरी को, 4 सितंबर को, 3 दिसंबर को, 4 जुलाई को। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम जो दूरी होती है आपका 3 जनवरी को होती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, 3 जनवरी। याद करने का ट्रिक ये है कि ये जनवरी जो होती है ये स्टार्टिंग में आती है, नहीं सॉरी गलत हो गया। ये जो अधिकतम दूरी, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन आता है, याद करेंगे इसको स्टार लगा दें। देखिए कन्फ्यूजन रहता है अक्सर कि अधिकतम दूरी पर कब होता है और न्यूनतम दूरी पर कब होता है। तो जो अधिकतम दूरी पर होता है आपका वो होता है 4 जुलाई। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 जुलाई। क्योंकि देखिए क्या होता है, अधिकतम याद करने का ट्रिक है इसमें कि जो जुलाई का महीना है वो बाद में आता है, मतलब पहले जनवरी, फरवरी, मार्च आएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। तो 6वें महीना में जाहिर सी बात, जब इनके बीच में दूरी अधिकतम होगी तो मतलब मंथ भी ज़्यादा होगा। तो ये ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जुलाई जो महीना है, क्योंकि ज़्यादा मंथ है इसमें, तो इसका जो अधिकतम दूरी होगा उसमें हम 4 जुलाई को होगा, और जुलाई याद रखेंगे 4 जुलाई को होगा, और जुलाई वाले महीने में होगा। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। आज का 29वां क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया ना, वही सूर्य और ये 2 क्वेश्चन एकदम पूछता है कि उसको क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, कब होती है? 4 जून को, 3 जनवरी को, 4 सितंबर को और 3 दिसंबर को। तो जाहिर सी बात ये जो है कि जनवरी में होगी, क्योंकि जनवरी में पहला महीना ही होता है, अभी स्टार्टिंग ही होता है। तो न्यूनतम दूरी अभी पहले जब चलता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, तो न्यूनतम जो दूरी होता है जनवरी में होता है, वो 3 जनवरी को होता है। इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। तो इसको याद करेंगे, क्या कहते हैं, जो न्यूनतम दूरी जो होती है 3 जनवरी को उसको बोलते हैं उपसौर, और जो अधिकतम दूरी जो होती है जो 4 जुलाई होता है उसको बोलते हैं अपसौर। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का 30वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहती है? पृथ्वी क्या है कि सूर्य की परिक्रमा तो करती है, साथ साथ अपने अक्ष पर घूमती भी रहती है, रोटेट होती भी रहती है। उसको उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, घूर्णन, कक्षा और इनमें से कोई नहीं। उसको हम बोलते हैं घूर्णन। उसको बोलते हैं घूर्णन। जो अपने अक्ष पर घूमते हुए ही वो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, घूर्णन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? किस दौरान होती है? उत्तर आयंतन, अपसौर, दक्षिण आयंतन और उपसौर। तो जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है, अभी मैंने बताया था, वो होती है अपसौर। उसको क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं, न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। याद करने का ट्रिक क्या कर सकते हैं कि अपसौर में देखिए अ बड़ा है ऊ के रिस्पेक्ट में, बाकी तो आगे वाला सब सेम ही सेम है, परसौर, पसौर, पसौर। तो इसमें जो अ जो है वो अब बड़ा है ऊ से, तो जो बड़ा वाला जब होगा तो वो क्या होगा कि अधिकतम दूरी पर होगी, छोटा वाला होगा ऊ होगा तो मतलब न्यूनतम दूरी पर होगी। ये ट्रिक से याद कर सकते हैं, कन्फ्यूजन होगा तो कभी दूर नहीं होगा इससे।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? एरेस्टोस्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, कापर्निकस ने, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो भौतिक शास्त्र भूगोलवर्ता थे वो थे एरेटोस्थनीज, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, एरेटोस्थनीज। तो आज का क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब देखते हैं कल का क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपसे, उसका आंसर अपने मैं बताता हूँ उसका क्या होता है। तो कल का क्वेश्चन यह था, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? टोक्यो का बंदरगाह है तो कोबो, ओसाका, नायोगा और याकोहामा। तो जो टोक्यो का जो फेमस बंदरगाह है उसको हम बोलते हैं याकोहामा। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, याकोहामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका याद करेंगे। और अगला आज का नहीं, आज का प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसके आंसर सही देते हैं। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की जो धुरी है क्या है? झुकी हुई है, वक्रीय है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, समतल है, क्या है? जो पृथ्वी की जो धुरी है वो किस उसका आकार क्या है? ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखना है। देखते हैं कितना लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपका अच्छा लगे, ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सो दैट कि आगे हम और से अच्छे वीडियो ला सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।